नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज 26 अक्टूबर 2023 को BTR भवन नई दिल्ली में आज कन्वेंशन हुआ, जिसमें केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, स्वतंत्र फेडरेशनों व मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली NCR के तमाम नेताओं ने भाग लिया। इसमें 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को जो महापड़ाव होना है उसकी तैयारियों पर चर्चा हुई और जो केंद्र सरकार है मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। तो कहते थे कि यूपी ODF हो गया, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, आप बाहर संडास नहीं करेंगे, ये उनको बताना पड़ता है। और क्या बोलता है, उसका रिपोर्ट आता है कि ये सही नहीं है 28%। तो ये उनका जो प्रचार चल रहा है, तो उनके सामने हमको बोलना है कि आप भागो। इतना ही मुझे इस बारे में कहना है। धन्यवाद, मुझे मौका दिया। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सामने साथियों। आज के दिल्ली राज्य के अधिवेशन में अगले वक्ता के लिए HNS के महामंत्री कामरेड हरिवंश सिद्धू जी हमारे बीच में हैं। उनको आमंत्रित करते हैं कि वो भी आएँ और अपने विचार आज के अधिवेशन में आपके साथ साझा करें। अभी दिल्ली के पिछले 15 साल से बना हुआ है, उसको मौका लगता है तो सबसे पहले कॉल जो है दिल्ली स्टेट लेता है। और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, और राजधानी के अंदर अगर तो देश के आम कामगारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके हकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, अगर वो राजधानी में जोर से ना उठाया जाए तो उसका मैसेज जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं जाता। तो लिहाजा दिल्ली के मजदूर संगठन जो भी हमारे साथी अपने अपने मजदूर संगठनों के झंडे के रूप में काम करते हैं, गवर्नमेंट की हर मशीनरी को यूज करेंगे। पब्लिक चाहे कुछ भी कहती रहे, वो अपने आप को दोबारा जीत के आने के लिए तो उसका उन्होंने घोषणा भी कर दी है। क्योंकि आपको मालूम है, लाल किले के ऊपर से प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल भी मैं झंडा फहराऊंगा। इससे ज्यादा बड़ा तो कोई लीडर उनके पास है नहीं, और उसने खुद अपने आप ही अनाउंस कर दिया कि मैं अगले साल भी झंडा चढ़ाऊंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी अंदरूनी क्या साजिश चल रही है जो दोबारा झंडा चढ़ाए। तो अब जो कोड है उनको अगर मैं बोलूंगा एक कोड के ऊपर तो काफी समय लग जाएगा। उन कोड के ऊपर जो आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा कि हम जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर मालिक के साथ हमारा किसी भी इश्यूज के ऊपर वार्ता फेल हो जाती है, मालिक जो है हमारे ऊपर कोई दमनकारी नीति अपनाना चाहता है, हमारे हकों के विरोध में कोई कानून बनवाना चाहता है, तो उनको जो है वो अगर डेडलॉक हो जाए, नेगोशिएशन फेल हो जाए, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एवरीबॉडी नोज दैट उसमें ये हमारे को राइट था वर्कर को कि हम 15 दिन का नोटिस दे के हम हड़ताल पे जा सकते हैं। सिर्फ जो एसेंशियल कैटेगरी वाले, नॉन एसेंशियल वालों को हड़ताल का नोटिस देने का कंपलसरी नहीं था, परंतु इन्होंने अभी जो प्रोविजन कर दिया उनका बोथ एसेंशियल नॉन एसेंशियल एवरीबॉडी ऑल यूनियन हैज टू गिव द स्ट्राइक नोटिस, 8 दिन का नोटिस कर दिया। ये जल्दी से दिल्ली की ज्वाइंट कमेटी में एक प्रदर्शन करेंगे जो हम अगले महीने कन्वेंशन करेंगे। उसके लिए धन्यवाद सिद्धू साहब, आप लोगों का मार्गदर्शन ही है। जितने सीनियर लीडर हैं, हम एकजुट होके अपनी मेजोरिटी को लेके नया कन्वेंशन जो अगले महीने हो रहा है उसके लिए मैं ज्वाइंट एक्शन जो कमेटी है इन्होंने यहाँ BTR भवन बुलाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और इंटक की तरफ से महामंत्री श्री गंगाराम जी हमारे इंटक की तरफ से बोलेंगे। मैं गंगाराम जी को स्टेज मंच पे बुलाता हूँ। गंगाराम जी आ जाओ।
के मंच पर विराजमान एक फिल्म के पुराने साथी और आप सभी जो ट्रेड यूनियन से संबंधित नेतागण हैं, मेरा तो संयुक्त मोर्चे में आने का पहला अवसर है। मैं इंटर की तरफ से ये आपको आश्वासन देता हूँ, जो 26, 27, 28 नवंबर का जो प्रदर्शन होगा, जो कार्यक्रम होगा, उसमें इंटर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे चलने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो अभी दिल्ली का हेलो। तो जानते हैं किसान का संगठन बहुत मजबूती काम नहीं करते थे, लेकिन अभी एक खुशी का बात है कि दिल्ली का जो एनसीआर का घर, स्पेशली हमारा गौतम बुद्ध नगर का जो जिला में किसानों को एक बड़ा आंदोलन वहाँ का किसान साथियों बहुत सालों से करते थे, और वो आंदोलन से इस बार 4 महीना पूरा से पूरा दिन रात बैठकर इन्होंने, जैसे दिल्ली में किसान बैठा था, ऐसे एक बड़ा आंदोलन, और वो आंदोलन का जो मुद्दे है वो जो जमीन किसान से ग्रसित हो गया, कब्जा किया, उसको सभी मुआवजा उनको दिया। तो ये मुआवजा उनको जो मिलना चाहिए वो 2013 का जो जमीन अधिग्रहण का और रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट नाम बोल के एक कानून था, इसको बोलता है LARR, लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट LARR एक्ट 2013। वो एक्ट के आधार पे उनका जो सर्कल रेट का जो 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना है, वो मुआवजा उनको मिला नहीं है। और जमीन अधिग्रहण होगा था, उसमें उनका एक परिवार को, क्योंकि उनका जो भी उनका जो आमदनी बनता है वो जमीन से खेती चला गया, जमीन चला गया। तो तमाम ट्रेड यूनियन के नेतागण सामने बैठे हमारे वरिष्ठ साथी सिद्धू जी, दामोदर जी और अन्य जो उपस्थित साथी हैं, सभी को मैं एक्टिव की तरफ से आज के सम्मेलन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथियों, यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो मजदूर नेता है या किसान नेता है, सब नेता है और आज की परिस्थिति के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात मैंने करनी नहीं, सिर्फ हमारे कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमें इन बातों को अपने अंदर डालना होगा कि कम से कम इसमें विवाद 2-4 बातें हो सकती है, जो उदारवादी नीति है जिसके चलते यहाँ तक आज हम पहुंचे हैं, उस उदारवादी नीति के खिलाफ हम लड़ते रहे, तमाम सालों साल इकट्ठे होकर भी अलग। सिद्धू जी ने कहा कि बदलाव कहां से ज्यादा शुरू हुआ, बदलाव 2014 के बाद से। आप देखिए, हमारे साथ BMS भी थी, अलग हो गई। मजदूरों की मांग को लेकर ये जो आर्थिक नीति है उसको हटाने के लिए मजदूर संघ भी हमारे साथ थी, लेकिन 2014 के बाद वो अलग। इससे ये साफ जाहिर होता है कि 2014 के बाद से नीतिगत रूप से काफी कुछ मंच पर उपस्थित हमारे सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के नेतागण और किसान संगठनों के नेतागण एवं सामने बैठे हमारे सभी क्रांतिकारी भाइयों बहनों, साथियों, आज हम लोग जिस हालात में जी रहे हैं और जो आने वाली चुनौतियां हैं हमारे सामने, जिस तरह ये सरकार
जो अपने तानाशाही का रवैया अपना रही है, जिस तरह आए दिन कानूनों के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, मनमानी ढंग से हर चीजों को बदला जा रहा है, और ये सरकार किसी मुद्दे पर किसी से बात करने को राजी नहीं है। इस सरकार ने, जब से ये सरकार शुरू में आई, जब से ये सरकार शुरू से ही मनमानी कर रही है, और इनके पास काम के नाम पर कुछ नहीं है। इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने वादे किए इन लोगों ने, लेकिन ये सरकार आज की स्थिति में है कि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ है इनके पास तो आज सिर्फ धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कुछ भी कोई एजेंडा नहीं है इस सरकार के पास। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर कामयाब बनाए। आप लोगों ने, सब लोगों ने, ट्रेड यूनियन ने पहले भी महापड़ाव किया था, बहुत जबरदस्त महापड़ाव रहा दिल्ली के अंदर 2 दिन का, लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो साथियों, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम आज तय किए जाएंगे, उसको लेकर हम अपने सभी सेक्टर्स के अंदर लोगों के बीच में जाएं, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार करें और आने वाले महापड़ाव 26 से 28 नवंबर को कामयाब कराएं। इनकलाब जिंदाबाद। मैं तो एक कुछ अपने अनुभव आपके सामने रखूंगा और उन्हीं अनुभवों के जरिए संक्षेप में अपनी बात को मैं कोशिश करूंगा कि समाप्त करूंगा। देखिए, जब 2014 में मोदी जी आए तो 2013 में इन्होंने जो है पूरा माहौल बनाया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पूरा प्रचार हुआ, पूरे हिंदुस्तान में प्रचार हुआ। एक लेमैन टाइप का आदमी एक मुझे गोहाना में मिला, एक नाई, उसने कहा भाई मोदी को लाएंगे, अच्छे दिन आ गए। मैंने कहा तेरे कैसे अच्छे दिन आ जाएंगे? कहता मुझे ये नहीं पता, अच्छे दिन आएंगे। हुआ क्या कि ये एक आदमी के पास गया, राजू सेठी नाम का एक कोल्हापुर का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी ये गया, अकेला एमपी, कि भाई आप मुझे सपोर्ट करो और मैं जो है स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसको मैं आपके सामने 100 दिन के अंदर अंदर मैं इसको लागू करवा दूंगा। आप किसान के हिमायती हो, तो वो राजू सेठी किसान का हिमायती था, वो जो है जोशी जी के बाद बड़ा लीडर वही हुआ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था, उसने भी इनका समर्थन किया। 2014 में क्या किया 23 ने एकदम सब उल्ट किया, जो ये बोलता रहा उसका उल्टा ही करता रहा है। आप 23 ने कहा कि भूमि को जो है अधिग्रहण करना शुरू करो, भूमि का अधिग्रहण करना शुरू किया। हमने लेफ्ट के लोगों ने मिलकर के, कुछ एनजीओ के लोगों ने मिलकर के भूमि अधिकार आंदोलन के जरिए जगह जगह हमने प्रदर्शन, कन्वेंशन ये लगाए, जंतर मंतर पे प्रोग्राम हुए, हमने उसको पीछे हटाया। ये अध्यादेश लेके आया, वो 3 बार वो अध्यादेश के जरिए इसने इस कोशिश को किया, करने की कोशिश की, वो हमने फेल किया। अब उसके बाद में क्या हुआ, आपके मंदसौर में 6 किसानों को गोली से भून दिया इनकी बीजेपी की सरकार ने। यहाँ पर उपस्थित मेरे सीनियर और मेरे साथी, सभी बातें तो आई चुकी हैं, मैं केवल 2-3 बातों को ही यहाँ पे रखूँगा। उससे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी पॉइंट्स, उनको मेरा ध्यान बहुत आकर्षित हुआ। वो है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, एक बात आई, ये जो दौर शुरू हुआ, हर
क्षेत्र के अंदर, हर सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, व्यापारीकरण जो ये शुरू हुआ बहुत जोर शोर से वो 90 के दशक से ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज आई उसका ही ये प्रभाव है कि धीरे धीरे आज हम यहाँ पर आप पहुंचे, आज हम यहाँ पर आप पहुंचे कि उसका एक भयानक रूप हम और भी भयानक रूप हम यहाँ पर देखें, जिसको नेतृत्व दे रही है बीजेपी सरकार, और जिस रूप में दे रही है वो भी यहाँ पर बात है कि वो किसी की सुन रही है, वो किसी की नहीं सुन रही है, बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी बात नहीं कि वो किसी की नहीं सुन रही, वो सुन रही है। जैसा कि किसान आंदोलन में हमको किसानों ने भी ये बात पुरजोर तरीके से रखी कि वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, पूंजीपति वर्ग की सुन रही है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। ये लड़ाई सीधी है, ये लड़ाई घूम की नहीं है। इजाजत जरूर है कि बैठे हुए अध्यक्षगण के साथी, मेरे प्यारे साथी सभी नेतागण, और जो यहाँ पर कन्वेंशन हो रहा है, सेवा कन्वेंशन में साथ है और हमेशा साथ में रहेगी, और एक दूसरा हम लोगों का दिखाने की जरूरत अब आ चुकी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ये विपदा जो है, जो आफतें हैं, ये सब पर आ चुकी है। अभी यहाँ पर किसानों की बात हुई है, कामगारों की बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर की बात हुई है, लेकिन मैं एक जीवंत उदाहरण आपको दे सकती हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सरकार है, दिल्ली में भी अगर हम बताएं तो मजदूरी के बारे में वही हालत है, लेकिन वहां पर अभी क्या है, जो टाइम था पहले, मैं अपने रिश्तेदारों की बात बता रही हूँ, वो एक कंपनी में काम करते थे, उसके बाद उस कंपनी ने उनको हटा दिया, और मैंने उनको बोला आप लेबर कोर्ट जाओ, आप कम से कम अपना केस दायर करो। उन्होंने डर के मारे कहा कि नहीं, पता नहीं क्या पता कंपनी मुझे फिर से बुला ले, और इसी सोच के एक नारा जरूर गूंजता हुआ नजर आएगा, जय श्री राम। जय श्री राम के विरोध में कोई नहीं है, लेकिन हम उनको शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हम शिक्षा की बात नहीं करते हैं, हम रोजगार की बात नहीं करते हैं, हम महंगाई की बात नहीं करते हैं, हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम जय श्री राम और अल्लाह अकबर के बारे में सोचते हैं। तो पढ़ाई एक तरफ हो रही है, तो ऐसा नहीं दूसरी तरफ पढ़ाई नहीं हो रही होगी। तो जो धर्म को लेके जो लोगों के अंदर जो बीज बोया जा रहा है, जो जहर डाला जा रहा है, वो हमारे लिए सबक है कि हम उसको कैसे तोड़ें, उसकी काट कैसे करें। तो वो सबक हमको लेके यहाँ से जाना है, और सबको एक साथ एक मत पर इकट्ठा होकर हमको एसडी हाउस का घेराव करना है। फिर इसमें ऐसा नहीं है कि जो शोषण है वो सिर्फ पुरुषों का है, महिलाएं उसमें सबसे ज्यादा शोषित होती है। सेवा संगठन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की महिलाओं के साथ काम करता है, जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। इस स्थिति में सोचा जा सकता है कि उनका क्या शोषण है। हमारी महिलाएं घर पे रहकर सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, बुनाई करती है, बिंदी बनाती है, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी करती है, दुनिया भर के काम वो घर पे रह के करती है। अगर देखा जाए तो उसका काम का जो टाइम है वो 50 रुपए पर आवर, 50 रुपए पर घंटा के दाम से उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको जो मिलता है ना, जो पूरे दिन मेहनत करती है, मुश्किल से वो 25 रुपए तक की आमदनी कर पाती है पूरे दिन में, जिसमें उसको अपने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करना है, बच्चे की ट्यूशन फीस का इंतजाम करना है। तो भाई लोगों को जो डाला जा रहा है, उनको डाला जा रहा है कि आप कैसे नशे में लिप्त हो और जय श्री राम के नारे लगाओ। महिलाओं का सारा बोझ उनके सर पे आ गया है कि आपको घर भी चलाना है, आपको देश भी चलाना है, आपके बच्चे भी पालने हैं। तो उनका शोषण मुझे लगता है इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक वर्कर की यही हालत है। डोमेस्टिक वर्कर पहले बोलते थे कि ये तो हमको दिखाई नहीं देती है, इनका तो कोई नंबर नहीं है, इनका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन अब तो पूरा भारत उनको देख रहा है, पूरा उस
उसमें जाना जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर है, ये घरेलू कामगार है जो दूसरों के घर में काम करने जाती है, लेकिन उनके बारे में हम आज से नहीं बहुत सालों से आवाज उठा रहे हैं। सरकार को भी अब कम से कम ये मानती है कि हाँ भाई इस तरीके के कामगार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। लगभग साथी सोच चुके हैं, तो एक तो नारे लगा के थोड़ा जागृत किया जाए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, बातें लगभग सारी आ चुकी हैं और आज की परिस्थितियों को देखते हुए मैं पहले तो अध्यक्ष मंडल से कहूँगा कि जो पहले कह दिया गया था कि 5 मिनट का समय सब लेंगे, तो अध्यक्ष मंडली को ये अग्रणी पंक्ति को ध्यान रखना चाहिए था कि 5 से 7 हो जाए, दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सुनते सुनते अगर सब आगे अंदर सदस्य सो जाए तो ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि बातें सभी आ चुकी हैं यहाँ पे कि आज की परिस्थितियों के अंदर हमारी बातें लोगों तक कैसे पहुंचे, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज हम देख रहे हैं कि पहले के समय में हमारी बातें प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाती थी, जिन पे आज सरकारी कब्जा है। जो लोग हमारी बातें उठाते थे, किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा, जो लोग हमारी बातें उठाते थे उनके ऊपर यूएपीए जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की गई और उनको अंदर किया गया। तो हमारा फर्ज बनता है कि आज जैसे न्यूज क्लिप के ऊपर कार्रवाई की गई है तो उनके समर्थन में भी हम खड़े हों, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्ट हमला हमारे ऊपर ही है, ना कि किसी पत्रकार साथी के ऊपर हमला है। क्योंकि उसके अंदर जो 120 की धारा लगाई गई है उसमें उनको तो माध्यम बताया गया है, आप आंदोलनकारियों को ही असली मुजरिम ठहराया गया है, क्योंकि विदेश से जो फंड आया वो आप लोगों को मिला है। तो साथियों, आने वाली 6 तारीख को जैसे केपी भाई साहब ने बताया कि उनके समर्थन में हम संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य आप लोगों के साथ मिलकर FIR की कापियां तहसील स्तर पे चलाएं, ताकि इस सरकार को पता चले कि हम लोग किसान मजदूर पत्रकार साथी सब इकट्ठे हैं। दूसरा, मैं एक शब्द ये कहना चाहूँगा क्योंकि बातें सारी आ चुकी हैं कि हमारी पहली पीढ़ी ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को भी एक आज़ाद मुल्क ही देके जाएं, ना कि उनको किसी सजा के डर से या किसी मरने के डर से। क्योंकि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रों को देखा है जो ताउम्र इस डर से आंदोलनों में नहीं गए कि कहीं हम मर ना जाएं, तो उनकी कब्रें भी वहाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में कुछ समय आप लोगों के पास आप लोग खुल के आए और जिंदा है तो अपने आप को जिंदा दिखाएं। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं आइशटू की तरफ से हमारे साथी जो मंच में हैं, सामने क्रांतिकारी साथी हैं, उनका अभिनंदन करते हुए बस एक बात ही कहूंगा कि हम जिस मोड़ पे खड़े हैं और जो हमारी जिम्मेदारी है, आज समय ने जो हमको जिम्मेदारी दिया है, इस वर संघर्ष के सिपाही होते हुए की लड़ाई आमने सामने की है। 2024 के अंदर जो चुनाव होगा, चुनाव का जो हमको सबक है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो ये सिपाही लड़ रहे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव का परिणाम आया, 30 वोट से लेकर 1300 वोट तक SDM के सामने घपला करके वो लोग सरकार बना ली। इसलिए ये जो चुनाव की राजनीति है और हमारे आमने सामने की वर्ग संघर्ष की राजनीति है, इस वर्ग संघर्ष के सामने जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के अंदर में जो जनरल बैकवर्ड और SC/ST जिस तरह से लोग बंटवारा चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे साथी जाति के नाम पर, SC/ST और बैकवर्ड के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस भाजपा तमाम पार्टियों में टिकट लेने के लिए होड़ लगती है करोड़ों करोड़ों रुपए की, वहां हम लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। इसलिए चुनाव 2024 का चुनाव
अगर हम इसको देखें, मोदी हारने के बाद भी अगर ट्रंप की तरह सत्ता नहीं छोड़ा तब हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोग इस चीज को देख ले कि विजयदशमी के दिन जो नागपुर से जो आवाज आई वो मजदूर वर्ग को खतरा बता रहे हैं वो लोग। इसलिए किसान आंदोलन के अंदर जो बातें आई, अडानी अंबानी का जब तक हाथ रहेगा, कारपोरेट घराने का हाथ रहेगा उन लोगों के ऊपर, वो नहीं हटेंगे। इसलिए हमारी सीधी लड़ाई है। इस लड़ाई में जितनी जिसके पास ताकत है, मजदूर वर्ग के सामने जितने हथियार है, उस हथियारों का उपयोग होना चाहिए। हर हाथ को हथियार बनाना चाहिए। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जिस तरह से टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, हमारे साथियों को, जो पत्रकारों को जिस तरह हमले हुए हैं, जिस तरह हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ये एक ही आवाज है, वर्ड संघर्ष की आवाज, जो इस आवाज को ये नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। हम जीतेंगे। और जो ये पड़ाव जो होने जा रहे पड़ाव नहीं है, ये लड़ाई का संग्राम है। इस संग्राम के अंदर में हम पूरी ताकत के साथ सब लोग आए, जगह जगह पहुंचे। तमाम दिल्ली के अंदर में जितने भी संगठन है, चाहे वो अम्बेडकरवादियों के संगठन है, चाहे बुद्धवादियों के हैं, जितने तरह के हमारी संस्थाएं हैं, सबको सचेत करे कि हम लोग उजाले की तरफ बढ़े। ये मोदी संघ और अडानी अंबानी अंधेरा लाए हुए हैं, इसलिए इस अंधेरे को मिटाओ और नया सवेरा लाओ। इंकलाब जिंदाबाद। 28 नवंबर को जो महापड़ाव होने वाला है ऑल इंडिया पे, हम सब मिलके उसको साकार करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसको सफल बनाएंगे पूरा का पूरा। और जब 24 अगस्त को ये जब महाधिवेशन हुआ तालकटोरा स्टेडियम में, तब ये एजेंडा है कि पूरे देश भर में हम महापड़ाव पढ़ाएंगे। और ये वो जो अधिवेशन था वो एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसमें मजदूर और किसान सभी के सभी मिलजुल के एक साथ तालकटोरा स्टेडियम में हजारों की संख्या में शामिल हुए और जो पूंजीवादी नीतियां हैं, जो मोदी सरकार है, उनके खिलाफ एक गोरबंद हुए और एक यूनिटी का बिगुल बजाया कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो कुछ हासिल किया जा सकता है। और देखा जाए तो जो हमारा किसान आंदोलन चला, पिछले 13 महीने चला, वो ऐतिहासिक आंदोलन था। वो पूरे देश, हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक सीख पैदा करके गया कि अगर देश के अंदर मजदूर किसान एकजुट हो तो इस देश का मतलब हालात, इस देश की तस्वीर बदली जा सकती है। अगर हम देख रहे हैं तो उस किसान आंदोलन को सरकार ने कितना बदनाम किया, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कितना बदनाम किया, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे बदनाम किया। अभी हाल फिलहाल उस पर बदनामी का सिलसिला इन्होंने जारी रखा हुआ, जो न्यूज क्लिक पर हमला किया और उसके बाद जो प्रचार किया जा रहा है कि चाइना से फंडिंग आ रही है, इधर से आ रहा है या किसी इस तरीके से, जब कोई भी चीज अपना जगह बना लेती है, लोगों के दिलों में बस जाती है और एक उदाहरण बन जाती है। जब सरमायादारी सिस्टम में उसको हराया नहीं जा सकता है तो उसको बदनाम किया जाता है। ये हमारे देश में अंग्रेजों से चला आ रहा है। भगत सिंह की बातों को जब काटा नहीं जा सकता है तो उनको बदनाम किया जाता है, उनको अपनाया जाता है। वो सरमायादारी फोर्सेस अपनाती है ताकि उनके नाम पे वोट बैंक चलाया जा सके। इसी तरीके से किसान आंदोलन को भी बदनाम किया जा रहा है और कंटिन्यू जब तक ये सरमायादारी सिस्टम रहेगा, मोदी की बात नहीं है, जब तक ये सरमायादारी सिस्टम रहेगा तब तक ये बदनाम करने का सिलसिला, जिसको ये हरा नहीं पाते उसको बदनाम करने का सिलसिला जारी रखते हैं, ताकि उससे कोई प्रेरणा ना ले, उससे कोई